बच्चों आज है हमारा लेक्चर 120 और हम आज भी कर रहे हैं एसएस में हिस्ट्री ही। ठीक है, हिस्ट्री अब आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही होगी क्योंकि अब पिछले में आपने पढ़ा कि कैसे आंदोलन पे उतरे किसान। अभी हम आगे देखेंगे कि भाई ट्राइबल्स आदिवासी डिकूज। यहाँ देखो पहले चैप्टर का नाम देखो, ये है लेक्चर 120। हम कर रहे हैं एसएस में हिस्ट्री में है पेज नंबर 39 जिसका है चैप्टर 4 ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। टाइटल क्या है? टाइटल का मतलब समझो। ट्राइबल मतलब आदिवासी, डिकूज मतलब आउटसाइडर्स थे, वो बाहर के लोग जो आए जिन्होंने ट्राइबल्स को बिल्कुल अपने पर डिपेंडेंट बना दिया और वो ट्राइबल्स के दुख का कारण भी बने, डिकूज। एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। विजन ऑफ अ गोल्डन एज मतलब सुनहरा टाइम। सुनहरा टाइम क्या होता है? सुनहरा टाइम कुछ जब अच्छा हो रहा हो, कुछ बड़ा हो रहा हो। ठीक है, विजन मतलब वो हमारी दूरदर्शिता, मतलब वो देखना कि भाई आएगा, ऐसा समय आएगा। ठीक है, सो ये है चैप्टर ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक किस्से से। ठीक है, ये है पेज नंबर 39। 1895 में एक आदमी था जिसका नाम था बिरसा जो था वो घूम रहा था जंगलों में, और वो छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर में घूम रहा था, विलेजेस में। लोगों ने कहा कि उसके पास अदृश्य शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकता है, वो क्रॉप्स डबल कर सकता है। बिरसा ने डिक्लेयर किया कि मुझे भगवान ने खुद भेजा है लोगों को जो ट्रबल है उससे मुक्त करने के लिए, उनको गुलामी से मुक्त करने के लिए। किसकी गुलामी? डिकूज की। अब देखो, डिकूज आउटसाइडर, जिनसे कौन परेशान थे? ट्राइबल्स। अब काफी लोग उस बिरसा को फॉलो करने लगे, मानने लगे। सबको लगा कि भगवान है और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब बिरसा था कौन? बिरसा एक मुंडास फैमिली से आता था। मुंडास क्या है? सो मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि छोटा नागपुर में, एक आदिवासी ग्रुप है जो छोटा नागपुर में रहता था। पर उसके जो फॉलोवर्स थे, उसके जो मानने वाले थे, वो और भी ट्राइब्स के थे। मतलब खुद वो कौन सी ट्राइब का था? मुंडा जाति का वो आदिवासी था, पर उसको फॉलो करने वाले थे संथल्स, ओरियंस। ये भी जातियां हैं आदिवासियों की। सब अलग अलग दुखी थे। मतलब हर आदिवासी अपनी तरफ से दुखी था, मतलब हर जात। मुंडाज अलग तरह से दुखी थे, सांथल्स अलग तरह से दुखी थे, ओरियंस अलग तरह से दुखी थे। हर कोई दुखी था ब्रिटिशर्स से अलग अलग कारण से दुखी था। सबको लग रहा था, मतलब जो ट्राइबल की जो नेचुरल जिंदगी होती है आदिवासियों की, वो खोती जा रही थी कहीं। उनका खाने पीने का जो लिवलीहुड था, मतलब उनका जो जीना था, वो एक उसमें आ गया था, थ्रेट में आ गया था। और उनकी रिलीजन, धर्म भी डेंजर में आ गया था। अब बिरसा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था? और ये डिकूज कौन थे जो कि आउटसाइडर्स थे? और कैसे इन आउटसाइडर्स डिकूज ने इन ट्राइबल्स को परेशान करके रखा था? ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या थी ब्रिटिशर्स के टाइम? उनकी जिंदगियां कैसे बदली? सो यही सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, डिकूज कौन थे? बिरसा तो बिरसा एक आपको चैप्टर का स्टार्ट दिया है कि बिरसा करके कैरेक्टर है, वो आता है 1895 में। वो मुंडा जाति का है और छोटा नागपुर में रहता है। झारखंड के आके किसानों को, झारखंड के आदिवासियों को बोलता है मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। अब हम अभी आगे देखते हैं कि तकलीफें क्या थी ट्राइबल्स की। चैप्टर अब चालू हो रहा है। आपने देखो ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था 7th में। तो जो ज़्यादातर ट्राइब्स हैं उनके कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, और वो ब्राह्मणों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनके जो कस्टम्स, उनके रीति रिवाज ब्राह्मणों से डिफरेंट होते हैं। ये जो सोसाइटीज हैं इनमें कुछ ऐसे सोशल डिविजन्स नहीं होते हैं जैसे हमारे में कैसे होते हैं जात में, भाई वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। ठीक है, वैसा इनमें नहीं होता है।
अगर आप आदिवासी हो तो आप सब एक ही हो, मोस्टली एक दूसरे को भाई बहन, मतलब सब एक ही हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें बिल्कुल भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं है, कुछ तो डिफरेंसेस हैं। भले ये लोग इतना हमारे जितना भेदभाव नहीं करते हैं रेगुलर लोगों जितना, पर इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है पहले वो पढ़ेंगे। देखो, हमको प्रॉब्लम पढ़नी है ट्राइबल्स की, आदिवासियों की प्रॉब्लम्स पढ़नी है, तो पहले आदिवासी रहते कैसे थे वो हमको पता होना चाहिए। सो पेज नंबर 40, हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव, ट्राइबल्स रहते कैसे थे। सो वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे। कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे, ठीक है, ये पहली लाइन आप टिक कर रहे हैं, सम वर झूम कल्टीवेटर्स। इससे पहले आपको चैप्टर का इंट्रो करना है तो वो कर लो कि बिरसा कौन था। सो बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, द ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, ठीक है। उसके फॉलोअर्स कौन थे, इस फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन सांथल्स ओरियन, ठीक है। सो ये बिरसा के बारे में कुछ। इसके बाद हम सीधा पीछे ही आ जाते हैं, ठीक है। जूम जो ट्राइबल्स थे, कुछ समवर जूम कल्टीवेटर्स, कुछ जूम कल्टीवेटर्स थे, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस करते थे जूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अच्छा, जूम, ZHUM, जूम, जूम कल्टीवेशन। देखो, जूम कल्टीवेशन 1895 की है, 1900 मतलब 1895 1900 की है। आज 2020 में जूम यूज हो रहा है। जोक्स अपार्ट, जूम आज हम टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं, ये JHUM है, जूम है, जूम। सो जूम कल्टीवेशन क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, पहले एक जगह करते हैं प्लांटेशन, फिर दूसरी जगह करते हैं, फिर ऐसे मतलब बदलते रहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझाया गया है यहाँ पे। शिफ्टिंग, जूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सम ऑफ देम प्रैक्टिस्ड जूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये कहाँ किया जाता था, अब जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब समझो। देखो, ये जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन मतलब एक तरह के प्लांट्स एक जगह उगाना, ठीक है। कल्टीवेशन करना मतलब एक तरह के प्लांट्स एक जगह उगाना या प्लांट्स उगाना, ठीक है, शॉर्ट में। तो कल्टीवेशन, दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मोस्टली इन फॉरेस्ट। कहाँ की जाती थी ये जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये लोग फॉरेस्ट में करते थे, और फॉरेस्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में करते थे, ठीक है। सो द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स। अब ये क्या करते थे, अब देखो, कल्टिवेटर्स मतलब जो ये उगाते थे वो क्या करते थे। सो कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। क्या करते थे, ताकि सनलाइट नीचे आ पाए। ये जो मतलब कल्टिवेशन करते थे, सनलाइट आ पाए। और ये फॉरेस्ट में करते थे, फॉरेस्ट में ऊंचे ऊंचे ट्री होते हैं, ठीक है। तो वो जो बीज बो रहे हैं, तो शायद उन ऊंचे पेड़ों की वजह से उनके बीजों को लाइट ना मिले शायद, तो इसके लिए वो क्या करते थे, कल्टीवेटर्स ट्री टॉप्स काट देते थे। एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। बीज को, ये सब करने से पहले पहला काम क्या करते थे, पहले तो ट्री के टॉप ऊंचाइयों से काट देते थे पूरा ट्रीज को, और जैसे कि सनलाइट गिरे, और वो क्या करते थे, जो लैंड पे, जमीन पे जो भी वेजिटेशन होती थी, समझो जहां पे उनको खेती करनी, वहां पे जो भी वेजिटेशन होती थी उसको बर्न कर देते थे। दे स्प्रेड द एश फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेन पोटाश टू फर्टिलाइज द सॉइल। अब क्या करते थे, फायरिंग मतलब फायर जलाने से जो राख बनती है, राख निकलती है फायर जलाने से, वो मिट्टी में मिला देते थे। उस मिट्टी में क्या होता था, पोटाश, मतलब उनको लगता था हमारी मिट्टी फर्टिलाइज होए। फिर दे यूज्ड द एक्स टू कट ट्रीज एंड द hoe टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन। जो ट्रीज काटते थे, आपने पढ़ा ट्रीज काटे जाते थे, लाइट मिले, तो वो क्या करते थे, एक्स, आरी का यूज करते थे ट्रीज को काटने के लिए। और हो, HOE, हो क्या होता है, हो एक कहते हैं ना औजार, वेपन तो नहीं बोलेंगे, एक इम्प्लीमेंट होता है औजार, जो कि फील्ड्स में यूज होता है वो मिट्टी को खोदने के लिए, ठीक है, स्क्रैच करने के लिए, ताकि वो कल्टीवेशन के लिए तैयार हो। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, ब्रॉडकास्ट मतलब डालना, ठीक है। सो सीड्स को डालते थे, दे ब्रॉडकास्ट द सीड, दैट इज स्कैटर द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स। फिर वो फेंक देते थे सीड्स, मतलब लैंड पे ऐसे ब्रॉडकास्ट ऐसे फेंक देते थे छूटे।
वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड। अब जहाँ समझो वहां पे सब तैयार हो गया, काट वाट दिया, फिर दूसरी जगह जाते थे, और फिर वो दूसरी जगह जाते थे, फिर वहां जाके फिर से वही करते थे। क्या करते थे? फिर से पेड़ वहां काटते थे, जमीन जलाते थे, राख डालते थे, फिर बस जो बीज है वो ऐसे ही फेंक के प्लांट उगाता था। ठीक है, वो कुछ ऐसा नहीं करते थे जैसे प्लोइंग फिर सोइंग, ये सब नहीं करते थे। ब्रॉडकास्ट मतलब बस ऐसे ही फेंक देते थे सीड्स। सो एक बारी जो ये फील्ड यूज कर लेते थे, मतलब ये जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दोनों एक ही है, जूम और शिफ्टिंग एक ही है। तो एक बारी ये जो कल्टीवेशन कर लेते थे, तो ये करने के बाद समझो जिस लैंड पे की, जहां इन्होंने ये सब किया, काटा, अब काट भी लिया, खा भी गए, ठीक है, काट लिया, खा गए, अब वो उसको छोड़ देते थे, काफी टाइम तक छोड़ देते थे, अब दूसरी जगह चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इस मिट्टी का तो पोषण हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो अभी प्लांट उगा लिया, तो मिट्टी का पोषण खत्म हो गया, उन्होंने तोड़ भी काट भी दिया, तो यहाँ काट के अब वो दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, सो और फिर उसको फैलो छोड़ देते थे। फैलो का मतलब क्या होता है? काफी टाइम तक उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ते थे ताकि जो सॉइल है उसको वापस फर्टिलिटी मिले। ठीक है, फैलो मतलब उस फील्ड को काफी टाइम तक छोड़ देते थे ताकि वो सॉइल वापस फर्टाइल हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स तब कहाँ पाए जाते थे, इसलिए इनको शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स कहा गया। शिफ्टिंग मतलब ये शिफ्ट होते रहते थे, एक जगह गए, उसके पेड़ काटे, उसकी जमीन जलाई, वहां उगाया, फिर वहां मतलब देखो उगने में भी कोई जल्दी तो उग नहीं जाएगा, 5-6 महीने लगेंगे। वहां उगाया, काटा, फिर दूसरी जगह, वहां पे ऐसे किया, फिर दूसरी जगह, तो ऐसे कर करके वो ऐसे छोटे छोटे लैंड्स में ऐसे उगा के वो ऐसा करते थे, उनका भाई पोषण ले लेते थे, ऐसे समझ लो। तो ये कहाँ पाए जाते थे? तो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड forested tracts of northeast and central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forest. ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते थे? ये शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, ये कहाँ पाए जाते थे? हिली और फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। और द लाइव्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. ये क्या करते थे? मतलब ये इनकी लाइफ थी। मतलब ये क्या लाइफ थी इनकी कि बस ऐसे ही काटना है, घूमते रहना है और नए नए जगह क्रॉप्स उगाना है। मतलब ये ऐसे ही करते थे, मतलब ये खाने का यही तरीका था, उगाने का यही तरीका था। सो ये था जूम कल्टिवेटर्स। अब बाकी क्या करते थे? बाकी थे समवर हंटर्स एंड गैदरर्स। कुछ हंटर्स थे, हंटर्स तो मतलब शिकारी, गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाले। ठीक है, कुछ हंटर्स थे, कुछ गैदरर्स थे। कैसे? तो इन काफ़ी रीजन्स में ट्राइबल ग्रुप्स हंटिंग करके और गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब वो हंटिंग करते थे और इकट्ठा करके जीते थे। ठीक है, उनको फॉरेस्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी था। देखो, अगर आप थोड़ी बात नोट करो, ऊपर मैंने आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ाया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो ट्राइबल्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे निर्भर करते हैं, वो किस पे निर्भर हैं? वो भी निर्भर हैं फॉरेस्ट पे। अब मैं आपको गैदरर्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, हंटर्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, इनके लिए भी क्या है? फॉरेस्ट। मतलब आप देखो तो इन ट्राइबल पीपल के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके रहने के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अच्छा, अभी इनकी एक और जाति का नाम सुनो। ठीक है, द खॉन्स, KHONDS, इनकी जातियां, ये सब ट्राइबल पीपल की जातियां हैं। द खॉन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। खॉन्स भी ऐसी जाति थी जो कि फॉरेस्ट को ही अपना जीने का साधन मानती थी। मतलब फॉरेस्ट है तो वो जी रहे हैं, नहीं तो मर जाते। तो वो क्या करते थे? खॉन्स, ये जो खॉन्स हैं वो रेगुलरली मतलब बाहर जाते थे, हंटिंग करने जाते थे। ठीक है, और फिर वो हंट करके आते थे ना, ऐसे हंट करना भी, शिकार करके आते थे। फिर किसी जानवर वानवर को मार के आए तो बस उसको काट के बांट देते थे आपस में। फिर फ्रूट्स खाते थे और फ्रॉम द एंड कुक फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। तब तो ऑयल वगैरह की मिले थोड़ी थी, तो क्या करते थे? साल और महुआ ट्रीज के
उसमें से तेल निकाल के उसमें चीज़ें पकाते थे। वो फॉरेस्ट श्रब्स हर्ब्स यूज़ करते थे, जड़ी बूटियाँ वगैरह यूज़ करते थे, और वो फॉरेस्ट की चीज़ें काट काट के बाज़ार में बेचते भी थे। Local weavers and leather workers turned to big horns when they needed supplies of kusum and palash to color their clothes and leather. फिर जो ऐसे लोकल वीवर्स थे, मतलब वीव करते थे, जो लोग कपड़े बुनते थे, या लेदर वर्कर्स जो लेदर चमड़े का काम करते थे, फिर वो खोंड जाति के पास जाते थे जब भी उनको कुसुम चाहिए होता था या पलाश फ्लावर चाहिए होता था। कुसुम और पलाश दोनों फ्लावर्स के नाम हैं जो कि कपड़ों को और लेदर को कलर करने काम आते थे। पिछले ज़माने में तो था नहीं, तो उन दोनों को कलर करने काम आते थे। सो लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स उनके पास, मतलब खोंड की, आप यहाँ देखो खोंड जाति कैसे जीती थी। खोंड जाति कहाँ की थी? खोंड जाति उड़ीसा की ट्राइबल कम्युनिटी थी। और वो कैसे जीती थी? वो मतलब they regularly went out on collective hunts and then divided the meat among themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked the food with the oil they extracted from the seeds of soil and mahua. ठीक है, सो इस तरह से। और जो वीवर्स थे और लेदर वर्कर्स थे वो उनसे लेने जाते थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब कहाँ से इन फॉरेस्ट पीपल को राइस और बाकी ग्रेन्स कहाँ मिलती थी? तो कई बार ये लोग एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि भाई तूने ये उगाया मैंने ये उगाया, ऐसे एक्सचेंज कर लो। कई बार ये लोग खरीद के आते थे। ठीक है, छोटी छोटी इनकी भी अर्निंग्स होती थी, खरीद के आते थे। कुछ लोग ऐसे ही छोटे मोटे काम करते थे, जैसे भाई मजदूरी कर ली या तो रोड बना लिए। ठीक है, और कई जाके कई खेती, भाई किसानों के यहाँ जाके थोड़ी सी खेती करके आते थे, पैसे कमा के आते थे, या बदले में किसान उनको फिर राइस और वीट दे देते थे। ठीक है, अभी जैसे ही फॉरेस्ट चीज़ों की सप्लाई कम हुई, श्रैंक, जैसे ही फॉरेस्ट चीज़ों की सप्लाई कम हुई तो ट्राइबल पीपल को बहुत ज़्यादा भटकना पड़ा और वो फिर लेबरर्स का काम करने लगे। अच्छा, क्यों इनकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम क्यों हुआ? एक तो समझ सकते हो, चलो फॉरेस्ट बहुत कट गए। दूसरा रीज़न, ये थोड़े ब्रिटिशर्स भी स्ट्रिक्ट आ गए थे। ठीक है, तो ये दो कारण हो सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था फॉरेस्ट को, उनको टीक साल ये सब खुद चाहिए था, तो वो अभी नहीं चाह रहे थे कि, तो उन्होंने मतलब फॉरेस्ट कंट्रोल कर लिया था। तो ये भी हो सकता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम हो गए थे। और दूसरा कारण ये भी, फॉरेस्ट की चीज़ें कम हो गई थी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये लोग बहुत यूज़ करते थे। ठीक है, तो इनको भटकना पड़ता था। पर कुछ बैगास थे। ठीक है, मैनी ऑफ देम लाइक बैगास ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। मतलब देखो, जब ये जो थे, ये जो ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, ट्राइबल पीपल की जब उनकी फॉरेस्ट में से फसल मिलना बंद हो गई तो काफ़ी फॉरेस्ट वाले भटकने लगे और अलग अलग जगह जाके छोटे मोटे काम करते थे, लेबर का, मजदूरी का। तो थोड़ा बहुत कमा के आते थे, खाते थे या लेके आते थे काम के बदले में राइस, वीट। पर इन्हीं में एक जाति थी जो जाति थी बैगास, द बैगास। ये बैगास जाति ने बोला, भाई हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे। रिलक्टेंट मतलब हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे। मैं जो भी आपको अंडरलाइन करा रही हूँ वो सब आपको पॉइंट्स लिखनी है। ठीक है, बैगास को क्या लगता था? बैगास को लगता था कि हम तो फॉरेस्ट के हैं और हम फॉरेस्ट की चीज़ों पे ही जिएंगे, और अगर हम दूसरे की जाके मजदूरी करें तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है, बैगास को दूसरों के लिए लेबरर का काम करना बेइज्जती लगती थी। ठीक है, कई होते हैं ना बहुत इज्जत वाले, सो ये वही थे। और उनको लगा कि भाई हम तो भाई फॉरेस्ट के हैं तो हम फॉरेस्ट का ही खाएंगे, हम किसी के लेबरर नहीं बनेंगे। तो वो तो टच से मतलब बैगास कम्युनिटी नहीं बोला। फिर ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स एंड दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। कई बार इन ट्राइबल ग्रुप्स को ले वेच का काम भी करना पड़ता था। क्यों?
भाई जैसे अभी इनके फॉरेस्ट में शायद राइस बहुत उग रहा है, तो वीट नहीं उग रहा है, तो क्या करेंगे, दूसरे से जाके एक्सचेंज कर लेंगे, तू भाई मेरा राइस ले, मुझे वीट दे। फिर इस तरह से मतलब क्योंकि सब उनके यहाँ नहीं उगता था, तो इस तरह से ये दूसरों के थोड़े से उसमें आ गए, चक्कर में आ गए। कैसे, तो इनको ये किस पे निर्भर होने लगे, ट्रेडर्स पे और मनी लेंडर्स पे निर्भर हुए। ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स का मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, चीज़ों की ट्रेडिंग। मनी लेंडर्स उधार देने वाले, ठीक है। सपोज उनको कोई चीज़ उनके यहाँ नहीं उग रही और उनको खानी है, तो फिर तो पैसे लेने पड़ेंगे उधार, भाई बनिए से उधार लिया, ट्रेडिंग, या तो ट्रेडर के पास गए, तो इस तरह से इनके चंगुल में आ गए। ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हायर प्राइसेस। ट्रेडर्स के चंगुल में कैसे आते थे, ट्रेडर्स क्या करता है, चीज़ें लेता है, बेचता है, तो ये ट्रेडर्स तो क्या करते थे, ऐसे आदिवासी कुछ पता नहीं लगता है, ऐसे करके बहुत महंगी महंगी चीज़ें बेच के जाता था, दाम ज़्यादा लेके जाए। और मनी लेंडर्स क्या होते थे, ये मनी लेंडर्स जो उधार देने वाले होते थे, वो लोन देते थे, और इन लोन से इनको मतलब जो कैश की ज़रूरत थी वो पूरी होती थी, पर वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हाई होता था, तो उनको ऐसे मतलब जब भी अगर वो लोन के और ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ते थे, मतलब वो या तो पूरे कर्जे में डूब जाते थे या तो गरीब हो जाते थे, ठीक है। सो ये इनका दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ठीक है। ट्राइबल पीपल ऑफन, ठीक है, इनको ज़रूरत पड़ती रहती थी। मैं जो भी टिक करा रही हूँ वो सब आपको लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से उनको मनी लेंडर और ट्रेडर्स बहुत ख़राब लगते थे, मतलब आउटसाइडर्स लगते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत हैवी, जो मनी लेंडर थे तो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, वो लोन भरने में ही मतलब वो उनकी लाइफ निकल जाती थी। ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स लूटते थे, ज़्यादा भाव पे बेचते थे, वो मतलब उनको कुछ पता नहीं लगता था। सो इसलिए उनके नज़र में ये जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स एकदम खराब थे, बुरे आउटसाइडर्स थे, और उनके दुख का कारण थे। उनको ऐसे लगता था हमारे दुख का कारण ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं। सम हर्टेड एनिमल्स, तो देखो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। अब हर्टेड एनिमल्स मतलब ग्रुप में पलने वाले एनिमल्स, तो जो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे जीते थे, लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। हर्ड करना मतलब साथ में चराने जाते हैं ना, इकट्ठा करके, और इकट्ठा पालना। दे वर पेस्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू सीजन्स। पेस्टोरलिस्ट कौन होता है, शीप, कैटल, इन सबको दूध देने वाले, या तो मतलब इस तरह से कैटल, शीप, गोट, इन सबको पालते हैं, वो पेस्टोरलिस्ट कहलाते हैं, मतलब जो ग्रेजिंग कराने ले जाते हैं वो। सो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग पीपल। काफ़ी ट्राइबल ग्रुप्स कैसे, एनिमल्स पे, मतलब ये देखो आप है ना, अभी सबका काम ऑक्यूपेशन पढ़ रहे हो कि ट्राइबल पीपल का काम क्या क्या था, ठीक है। सो सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स पालते थे, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हर्डिंग में रहते थे, हर्ड करते थे, मतलब इकट्ठे एनिमल्स को, कुछ रियर करते थे। ये पेस्टोरलिस्ट भी थे जो मतलब सीजन्स के हिसाब से अपने शीप और कैटल्स को लेके घूमते थे, मतलब ग्रेस कराते थे, ठीक है, ग्रेजिंग कराने वाले पेस्टोरलिस्ट। सो समझो एक जगह की ग्रास खा के ख़त्म हो गई, ठीक है, एक जगह की ग्रास ख़त्म हो गई, सो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। सो ये अच्छा, द वान गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लबाडीज ऑफ, अब ये देखो नहीं जाता ही, ठीक है, ये ट्राइबल्स के अलग अलग जातियां आ रही हैं, वान गुजर्स और लबाडीज। सो वान गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स, द गड्डीज ऑफ कुल्लू वर शेपर्ड्स एंड द भाकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स। अब देखो अलग अलग पेस्टोरलिस्ट थे, जो वान गुजर्स थे पंजाब के, एंड द लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश। पंजाब के कौन थे, वान गुजर्स, आंध्र प्रदेश के लबाडीज, ये क्या करते थे, कैटल हर्डर्स, ये लोग गाय को चराते थे। गड्डीज ऑफ कुल्लू वर शेपर्ड्स, और कुल्लू मनाली वाला कुल्लू के गड्डीज कौन थे, शेपर्ड्स मतलब शीप को चराने वाले। एंड द भाकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स,
और कश्मीर के जो भाकरवाल जाति थी वो गोट पालती थी। ठीक है, सो इस तरह से इनके अलग अलग ग्रुप्स थे। ठीक है, अब देखें आगे पेज नंबर 43 पे। देखो अब कुछ क्या थे, अब ये देखो यहाँ पे अब इनका ये काम लास्ट काम है। देखो कुछ लोग क्या करते, ये सबकी ऑक्यूपेशन है कि कुछ ऐसे करते थे कुछ ऐसे करते थे। अब कुछ क्या करते थे, सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, कुछ लोग कल्टीवेशन ही करते थे। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, कुछ लोग कल्टीवेशन ही करते थे। कैसे, तो 19th सेंचुरी से पहले मैनी फ्रॉम विद इन ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिकम सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस आफ्टर 1 ईयर। 19th सेंचुरी से पहले ही कुछ आदिवासी ग्रुप्स ने क्या किया, अब एक जगह रहना चालू किया। अब वो घूम नहीं करते थे, एक जगह रह के कुछ आदिवासी, हाँ सबका देखो अलग अलग काम है। हमने पढ़ा कोई कुछ करता था, कोई हंटिंग, कोई गैदरिंग, कोई जूम कल्टीवेटर था। ठीक है, ये कौन थे, सेटल्ड कल्टीवेटर। सेटल्ड कल्टीवेटर्स मतलब ये लोग एक ही जगह रुक जाते थे और कल्टीवेट करते थे फील्ड्स, और वहीं रहते थे। मतलब वो अभी घूमते नहीं थे और वो अभी थोड़ा थोड़ा एडवांस हो रहे थे खेती में। ठीक है, कैसे खेती में एडवांस हो रहे थे, दे बिगेन टू यूज द प्लो एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। मतलब धीरे धीरे बाकायदा प्लो जो वो कैटल्स से नहीं चलाई जाती है, वो भारी सी, ठीक है, वो गाड़ी खींची जाती है पूरा ग्राउंड को अच्छे से वो करने के लिए प्लो यूज़ करते थे। सो मतलब फिर वो वहाँ पे हक ही जमा लिया कि भाई ये हमारी है, क्योंकि वहाँ सालों साल रह के वो खेती करते थे। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। मुंडास का मानना था कि ये हमारी ही है, मतलब मुंडास ऐसे तेरा मेरा नहीं, हमारा है। ठीक है, so all the members of the clan were regarded descendants of the who had first cleared the land, therefore all had rights on land. Very often acquired more power than some, became chiefs and other followers powerful, often rented out their land instead of cultivating it themselves. मतलब ये जो कल्टीवेटर्स कौन थे, कौन सी जाति के थे, मुंडास। ठीक है, मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, मतलब ये मुंडास जाति का यही काम था, सेटल्ड कल्टीवेशन। अब अगर दूसरी जाति के ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कौन ज़्यादा अच्छे लगते थे ट्राइबल ग्रुप्स में, सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गॉन्ड्स एंड संथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन द हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को कौन ज़्यादा अच्छा लगते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स ज़्यादा अच्छे, मतलब एक जगह जो रुक के खेती करते थे वो लोग अच्छे लगते थे, और उनकी जातियों में गॉन्ड्स और संथाल्स अच्छे लगते थे। उनको लगता था ये हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं है, मतलब बिल्कुल जंगली हैं। ऑब्वियसली जंगल में रहते थे तो जंगली तो होंगे, तो उनको लगता था कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो वाइल्ड और सैवेज हैं। वाइल्ड और सैवेज मतलब एकदम कहते हैं ना जंगली और ऐसे अनकूल टाइप, वैसे दे नीडेड टू बी सेटल एंड सिविलाइज। उनको लगता था इनको मानवता सिखानी पड़ेगी, भाई उनको मैनर्स सिखाने की, सिविलाइज करने की ज़रूरत है। मतलब ब्रिटिशर्स को उनकी, क्योंकि अब देखो ब्रिटिशर्स पूरी इंडिया में ही घुस आए थे, हर जगह अपनी नाक डाल रहे थे। आपने पिछले चैप्टर में भी देखा, किसानों में भी घुस रहे थे। तो अब इनको छोड़ेंगे फॉरेस्ट में, इनको भी छोड़ेंगे, इनको भी नहीं छोड़ रहे थे। अब तो ये तो जंगली थे तो इनको बोले जंगली हैं आप, अनसिविलाइज्ड हो। अब इनमें इनकी लाइफ भी ये लोग खराब करेंगे। सो अब देखो ये जो कॉलोनियल रूल आया, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। तो ये जो कॉलोनियल रूल आया, ये जो ब्रिटिशर्स का रूल आया, इन्होंने इन किसानों की लाइफ कैसे खराब की, किसान नहीं सॉरी ट्राइबल आदिवासियों की लाइफ इन्होंने कैसे खराब की। ठीक है, तो देखो जो ये आदिवासी थे इनकी लाइफ पूरी बदल गई। ठीक है, पूरी बदल गई ब्रिटिश रूल के दौरान। कैसे बदली, तो देखो ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले क्या था, ब्रिटिश के आने से पहले बहुत सारी एरियाज थी जिसमें ट्राइबल चीफ्स इंपॉर्टेंट होते थे। ट्राइबल चीफ्स मतलब मुखिया। ठीक है, तो इनके आने से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द टेरिटरीज। उनको मतलब बहुत सारा पावर भी था, चीफ थे तो और भी बहुत सारा पावर था कि भाई पैसे का पावर था और
कंट्रोल था उनका सब चीज़ों पे, ठीक है। In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. तो ये ट्राइबल चीफ के इतने पावर थे कि उनकी खुद की पुलिस होती थी, रूल्स होते थे। पर ब्रिटिश रूल्स में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के दौरान ये ट्राइबल चीफ की कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। सो अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज। मतलब ये जो ट्राइबल चीफ्स, एक ट्राइबल के जो मुखियास थे, बहुत सारे मुखिया होते थे, उन सब की बिल्कुल पावर ही बदल गई इन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सब अपने हाथ कर लिया, तो इनकी पावर ही चेंज हो गई। उनको क्या था, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर कस्टम एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। उनको थोड़े काम जो करते थे वो करने दिए, पर बाकी काफ़ी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने नीति नियम लगा दिए, इन पे काफ़ी पावर इनके छीन लिए। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। उनको एक ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट देना, ट्रिब्यूट मतलब उनको गिफ्ट वगैरह भी देनी पड़ती थी। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। उनको सिखाया गया था कि इन ट्राइबल ग्रुप्स में को थोड़ी सी आप मैनर्स सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ। और मतलब उनको जो पहले पावर था वो बिल्कुल पावर, ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं वो अब पावर रहा ही नहीं। और वो जो उनके लोकल कस्टम्स हैं, जो ये गांव, ये जो आदिवासियों के कस्टम्स हैं, वो भी नहीं फॉलो करा पाते थे। मतलब ट्राइबल चीफ्स की लाइफ खराब हो गई, ठीक है। मतलब एक जगह जो रह के काम करते थे उसमें मतलब ये ब्रिटिशर्स उनमें ब्रिटिशर्स ने टांग अड़ाई। अब व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या किया ब्रिटिशर्स ने, मैंने बताया था ना आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भाई, एक जगह ज़मीन यूज़ की, उसको ज़मीन यूज़ करनी है तो पहले उसको जलाएंगे, वहाँ के ट्रीज काटेंगे, उसको क्लियर करेंगे, फिर उस ज़मीन में फायर जली हुई हो, वो फायर की राख डालेंगे ताकि मिट्टी उपजाऊ हो, और फिर ब्रॉडकास्ट करेंगे सीड्स। ब्रॉडकास्ट मतलब ऐसे ही एवं फेंक देंगे और अच्छे अच्छे प्लांट्स उगेंगे। फिर ये यहाँ काम पूरा हुआ, काटा, हार्वेस्ट किया, खाया, फिर निकल लिए। दूसरी जगह भी ऐसे ही करने का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम। अब ब्रिटिशर्स को ये भी कम समझ आया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या नहीं समझ आया ब्रिटिशर्स को, तो द ब्रिटिशर्स वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ने ना सब पे एक टैक्स जैसा लगा रखा था, भाई तुम्हें ये देना है, तुम्हें ये देना है। अब क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एक जगह टिकते ही नहीं थे, अब उनका कुछ होम ही नहीं था, घर ही नहीं था। मतलब जैसे अभी देखो, आपके पापा टैक्स भरते हैं, तो आपके पापा घर नंबर है, घर में आता है टैक्स का बिल, आप यहाँ रहते हो। अब ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ऐसा ही नहीं, पर ऐसा कुछ टैक्स चालू किया था। अब टैक्स चालू किया या ट्रिब्यूट लेते थे, तो लेने कहाँ जाएं भाई, पिछली बार लेने आए तो यहाँ थे, अब आए तो यहाँ है ही नहीं, तो कुछ फिक्स्ड होम ही नहीं था। तो इसमें इनको क्या था, टैक्स लेने में तकलीफ आ रही थी। मेन ब्रिटिशर्स को शिफ्टिंग कल्टीवेटर से ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि घूम करते थे, ठीक है। सो ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम, ठीक है। फिक्स्ड होम ही नहीं था, सो इनको बहुत अच्छा नहीं लगता था। सो दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स। वो क्या चाहते थे, ये लोग भी किसान बन जाए, ठीक है। पीजेंट कल्टीवेटर्स भाई, एक जगह रह के आप फार्मिंग करो, ठीक है। सो सेटल पीजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल हु आर ऑलवेज ऑन द मूव। मतलब जो एक पीजेंट होंगे भाई, एक जगह किसान होंगे, तो किसानों से आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, ये लोग किसानों से भी टैक्स लेते थे, किसानों से तो खासा टैक्स लेते थे। तो क्या एक जगह टिके हुए हैं तो टैक्स लेते, समझ आए ना इनको, तो घूमते रहेंगे तो टैक्स लेने कहाँ जाएंगे। सो इसलिए वो चाहते थे एक जगह रहें। मतलब वो चाहते थे कि एक टैक्स मिलता रहे, स्टेट को एक रेगुलर टैक्स मिलता रहे, ठीक है। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स। इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट, भाई तुमको एक ही जगह टिकना है, अब हम तुमको घूमने नहीं देंगे। ऐसे घूमना बुरी बात है, ठीक है, घुमाना भी नहीं चाहिए और घूमना भी नहीं चाहिए। That is they measured the land, defined the rights of each individual। तो क्या करा फिर उन्होंने, क्या चालू किया, उन्होंने लैंड मेजर किया, ठीक है, वो जमीन को मेजर करते थे, और उन्होंने डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड। फिर वो क्या करते थे भाई, एक लैंड दे दिया, ठीक है, सबको लैंड दे दिया, और फिर है ना सबका क्या कर दिया कि भाई तुम्हारा ये हक है, तुम्हारा ये हक है। ऐसे
एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, और फिर उन्होंने फिक्स कर दिया, एक टैक्स फिक्स कर दिया। कुछ पीजेंट्स को लैंड ओनर्स बोल दिया गया। कुछ पीजेंट्स क्या थे? लैंड ओनर्स थे। कुछ टेनेंट्स थे। टेनेंट्स मतलब भाड़ियात। तो इस तरह से, और टेनेंट्स को क्या करना पड़ता था? द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हू टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। मतलब टेनेंट्स भाड़ा लैंड ओनर को देते थे, लैंड ओनर देता था स्टेट को। ठीक है, मतलब उनको एक जगह रुकने का भी उनको पैसे देने पड़ते थे। तो ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। जूम कल्टीवेटर्स तो उनका काम ही ये था शिफ्ट कर करके खाना। तो उनका जो एफर्ट था, जो उनकी कोशिश थी कि इनको एक जगह में सेटल करूं, वो कर नहीं पाए। एक जगह सेटल करना ब्रिटिश थोड़ा सा, द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। Settle bow cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In fact, zoom cultivators who took to plow cultivation often suffered, did not produce good yields. So the zoom cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. Facing widespread, the British had to ultimately allow them to carry on shifting in some parts of the forest. अब क्या हुआ? जूम कल्टीवेटर्स ठीक है बन गए, सेटल्ड कल्टीवेटर्स बन गए। अब क्या हुआ? एक जगह कल्टीवेशन करने तो लगे, पर अब देखो एक जगह कभी पानी की कमी हो जाए, कभी पानी की कमी हो जाती थी, कभी रेन नहीं पड़ती थी, कभी सॉइल ड्राई होती थी। ठीक है, चलो रेन नहीं पड़ी वो तो सब जगह, पर सॉइल ड्राई थी, मिट्टी सूखी थी या मिट्टी नहीं पोषण नहीं ले रही है, ऐसे बहुत तकलीफें थी। ठीक है, सो जूम कल्टीवेटर्स जो थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही करते थे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मतलब वो उन्होंने बोला हम तो जूम कल्टीवेशन ही करेंगे। तो सारे जो जूम कल्टीवेटर्स थे वो सारे प्रोटेस्ट पे उतर आए कि नहीं, हम तो पहले जैसे खेती करते थे ना घूम घूम के, हम वैसे ही करेंगे। तो आखिर उनके प्रोटेस्ट की वजह से ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा। तो उन्होंने कुछ एरियाज में ही अलाउ किया, ऐसे नहीं आपका मन पड़े कहीं भी जाके कर लो। उन्होंने कुछ एरियाज दी कि आपको यहीं जूम कल्टीवेशन करना है। ठीक है, सो इस तरह से मतलब ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation. ठीक है, पर in some parts of forest, हर जगह नहीं। तो इस तरह से मतलब ब्रिटिशर्स घुस चुके थे इनकी लाइफ में, हर किसी को कंट्रोल कर रहे थे। अब इन्होंने, ब्रिटिशर्स क्या थे? हर चीज में लॉ बनाते थे, कानून। ठीक है, अब क्या थे? ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कौन से लॉज बनाए थे? फॉरेस्ट लॉज। सो ये फॉरेस्ट लॉज क्या थे और उनके इम्पैक्ट क्या थे? ठीक है, व्हाट वर द फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट्स। तो ये है आपका पेज नंबर 45 पे। फॉरेस्ट लॉज क्या थे और उनके इम्पैक्ट्स क्या थे? देखो, जो ट्राइबल ग्रुप की लाइफ थी, जो लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप थी, वो फॉरेस्ट पे ही थी। मतलब जो आदिवासी जिंदगी थी वो पूरी फॉरेस्ट पे ही निर्भर थी। ठीक है, सो जो भी फॉरेस्ट लॉज में बदलाव आए, जो भी मतलब क्योंकि फॉरेस्ट पे ही निर्भर थी उनकी लाइफ, तो जो भी बदलाव आए फॉरेस्ट के कानूनों में, तो उनकी लाइफ पे सीधा सीधा असर पड़ा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने उनको कंट्रोल करना चालू कर दिया। ठीक है, सो ब्रिटिशर एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि ये जो फॉरेस्ट हैं क्या है? वो स्टेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बोल दिया। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। अब क्या किया? अब टिम्बर एक बहुत ही महंगा लकड़ा आता है, तो ब्रिटिशर्स को ये टिम्बर चाहिए था। सो ये टिम्बर के लिए उन्होंने जो भी टिम्बर वाली फॉरेस्ट थे उनको उन्होंने क्या बोल दिया? ये रिजर्व्ड है, कि ये हमारे हैं। ठीक है, इसमें कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था, कोई वहां पे जूम कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, फ्रूट नहीं कलेक्ट करने, एनिमल्स नहीं मारने हैं। तो अब बताओ कि जूम कल्टीवेटर्स जिए कैसे? क्योंकि जूम कल्टीवेटर्स का तो घूमने फिरने का ही था। अब इतने सारे तो ब्रिटिशर्स ने रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए। अब काफियों को तो मतलब थक हार के चला जाना पड़ा कहीं कुछ नया ढूंढने या खाने पीने की तलाश में। अब पर ब्रिटिशर्स ने स्टॉप तो कर दिया, भाई फॉरेस्ट में नहीं रहो, तो अब जाएं कहाँ ये लोग? तो देखो अब क्या बोला, तुम निकल जाओ, सारे निकाल दिए, निकल गए। अब क्या करना है? अब इनको ट्रीज जो कटवाने हैं, ट्रीज नहीं कटवाने हैं, फॉरेस्ट क्या करें, इनको टिम्बर वगैरह कटवाना था। और अब उस टाइम इन्होंने क्या किया था? उस टाइम इन्होंने रेलवे डेवलप की थी, ब्रिटिशर्स के टाइम रेलवे आई,
तो रेलवे में जो स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स क्या होते हैं, स्लीपर्स मतलब रेलवे लाइंस नहीं होती है, पटरियां, ये पटरियां, तो ये पटरियां लकड़े की थी, लकड़े की बनवाते थे। सो ये इनको ये स्लीपर्स बनाने के लिए भी लकड़ा चाहिए था फॉरेस्ट का। फिर मतलब ये सब करने के लिए, और ये जो लकड़ा काटते थे उसको उठवाने के लिए भी आदमी चाहिए। तो ये सब लेबर कहाँ से आए, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि भाई इनको निकाल के सही नहीं किया, ठीक है, निकाल देंगे तो चले जाए। अगर आप फॉरेस्ट में नहीं रहने दे रहे हो, मतलब आपने निकाल दिया तो आप काम कैसे लोगे, ठीक है। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला कि भाई दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव जो अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दिस ऑन द दैट दोस हु लिव्ड इन द विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। तो अब क्या किया, अब इन्होंने एक तरकीब निकाली, ठीक है। उनको क्या करना था, सस्ते में लेबर्स चाहिए थे, सस्ते में लेबर्स मतलब मुफ्त में ही चाहिए थे, ऐसे समझ लो। तो ये कॉलोनियल वालों ने, कॉलोनियल ऑफिसर्स ने डील की, क्या डील की, जूम कल्टिवेटर्स के साथ। क्या, तुम एक ही जगह रुको, तुम फॉरेस्ट का लैंड यूज करो, पर बदले में तुम हमको लेबर दो, मतलब काम करके दो। क्या, तुम लकड़े काट के दो, तुम हमें ये लकड़े उठा के दो, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह में भाई उठवा के दो, काट के दो, ठीक है। सो इनसे काम कराना था, तो इनसे डील की कि हम जूम कल्टिवेटर्स, हम तुम्हें जगह दे रहे हैं, हम तुम्हें हिस्सा दे रहे हैं यहाँ रुकने का, यहाँ रह जाओ तुम, पर बदले में क्या करना है, बदले में आपको हमें मुफ्त में लेबर देना है, बहुत कम दाम पे, चीप लेबर, ठीक है। सो कॉलोनियल्स मतलब कॉलोनियल्स डिसाइड दैट दे वुड गिव Zoom cultivated small patches of land in the forest, allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department, ठीक है। फ्री लेबर या चीप लेबर समझ लो ना, इंश्योर बहुत ही सस्ते दामों में इनको क्या मिले, बहुत ही सस्ते दामों में मजदूर मिले। अच्छा, यहाँ स्लीपर की डेफिनेशन देख लो, ये आती है कई बारी, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। अब पीछे आते हैं पेज 46 पे, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स, पेज 46, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam and the forest satyagraha of 1913 in central provinces. अब क्या हुआ, अब मतलब आप किसी के घर आ रहे हो, उसका घर जब्त कर रहे हो, उसको नियम भी बता रहे हो, ठीक है। ऐसा ही कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो ट्राइबल ग्रुप्स ने रिएक्ट किया, ऑब्वियसली रिएक्ट करेंगे। सो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश, फॉरेस्ट लॉ जंगल, ये जो जंगल के नियम थे उन्होंने उसके खिलाफ रिएक्ट की, आवाज उठाई। दे डिसोबेड द रूल्स, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। कंटिन्यूड विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन, मतलब इलीगल बोला हुआ था कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये लीगल है, ये नहीं कर सकते, ये इलीगल है। इलीगल मतलब गैर कानूनी, वो पर करते रहे। तो ये लोग अभी रिवॉल्ट पे उतर आए। रिवॉल्ट मतलब आंदोलन। कौन कौन सा आंदोलन किया, एक आंदोलन किया सोंग्राम संगमा इन 1906 इन असम, असम में 1906 में सोंग्राम संगमा किया, सोंग्राम संगमा। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s इन सेंट्रल प्रोविंस, और इन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह किया 1930 में, ठीक है। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन सेंट्रल प्रोविंस, और इन्होंने 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह, मतलब ऐसे दो बारी आंदोलन किए, ठीक है। तो आज हम यहीं एंड करते हैं आपके पेज नंबर 46 पे। जितने भी पॉइंट्स मैंने थ्रू आउट टिक कराई हैं वो एक 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 पॉइंट अच्छे से लिखनी है, इन गुड हैंड राइटिंग एंड पॉइंट वाइज लिखनी है। सारा पेज 46 यहाँ तक आपको रीड करना है, ठीक है। रीड इट प्रॉपरली, इजी चैप्टर है। हिस्ट्री इस बार आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है। सो जितनी बोरिंग लगती थी उतनी लगेगी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नहीं, जस्ट जोक्स अपार्ट, इस बार हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपकी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रही होगी, क्योंकि सच में इंटरेस्टिंग है, ऐसे फालतू चीज़ नहीं है। आंदोलन वाली चीज़ें, आप लोग हो ही विद्रोही, तो आपको ये चीज़ें पढ़ने में मज़ा तो आएगी ना। सो ये आंदोलन ही हो रहा है, वहाँ किसानों ने किया, यहाँ ट्राइबल पीपल कर रहे हैं। सो जस्ट राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।